Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So in last episode we are done with the 30 questions of CDS 1 2025 paper. So today we are going with the next episode. In this episode we are going to take care about the next 30 questions. Na? So in this way we will complete this CDS paper in 4 lectures, and we will try to like have the session for 30 minutes only, so that it will be easy for you to take time for your other preparations also, है ना? So let's, without wasting any time, let's move toward the question number 30 first. So before moving that, let me tell you about our mentorship program. In this mentorship program, I am personally guiding people for their exams related to NDA, CDS, FCAT and CAPF assistant commandant. You will get one-to-one mentorship support that will help you in generating a sound practical approach for your examination. I am not giving you a bulk material. I am just giving you advice and a right material that you can follow for your examination. So that is about our mentorship program, and you will definitely get a call in next 12 मतलब 14 24 hours, है ना? There is no delay between after 24 hours. Okay, so without wasting further times, let's move toward the 31st question. This question is from the Jainism. As I told you कि Jainism बुद्धिज्म से हर पेपर में क्वेश्चंस आता है यूपीएससी के. So this is the question from the Jainism. It says which of the following is one of the three gems of Jainism. 3 gems of Jainism क्या है? साम्यक ज्ञाना, है ना? साम्यक चरित्रा, and third is Samyak Drasna. So here option B will be the correct option. Okay, let's move towards the question number 32. It says which one of the following motifs does not appears in on the हरप्पन सील्स. हरप्पन सील्स पे कौन सा मोटिव अपीयर नहीं होता? सो ये जो भी मतलब आप कोचिंग मटेरियल या कोई भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो ये वाला डायरेक्ट दे रखा होगा, क्योंकि है ना मोस्ट ऑफ द टीचर्स इम्फेसाइज की यस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि क्रोकोडाइल भी है इसमें. जब आप सील पे देखोगे तो वहाँ पे क्रोकोडाइल पैरों के पास पे है, एलिफेंट भी है, हम बुल्स भी है, बुल भी है, बट लायन नहीं है उसमें, है ना? सो हियर इससे ये भी पता चलता है कि हड़प्पा टाइम पे लोगों को लाइन के बारे में इतना पता नहीं था, है ना? ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 33rd क्वेश्चन. 33rd क्वेश्चन सेज विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट अर्लीस्ट कौन सा इनमें से? ओके, सो फर्स्ट इज ये नाट्यशास्त्र और भारत. ये अबाउट 200 BC से 200 CE के आसपास वाला है. ये लॉन्ग पीरियड है, मतलब 400 आवर्स का 400 ईयर्स का गैप वाला है. सेकंड इज सुश्रुत संहिता. ओके, ये वाला भी उतना ओल्ड नहीं है. थर्ड इज मनुस्मृति भी नहीं है. ये वाला हो गया, ये हो गया हाँ 5th सेंचुरी BC के आसपास वाला है ये, है ना? ये कौन है? अष्टध्यायी, पाणिनि का अष्टध्यायी. ये वाला हो गया 3rd सेंचुरी के आसपास, मतलब 5th सेंचुरी के आसपास. सो योर ड्यूटी इज मनुस्मृति किसने लिखा, है ना? देन आफ्टर ये सुश्रुत संहिता किसने लिखा? अष्टध्यायी आई टोल्ड यू पाणिनि ने लिखा था, है ना? सो यू हैव टू get information about the all the literature of the ancient or medieval time. ये direct क्वेश्चन आता है. लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं कि कहाँ से आएंगे, बट वही होता है ना कि यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, है ना, टू कलेक्ट दैट डाटा. ओके, सो 34th क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट. अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट इज द मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इज इन संस्कृत. नो, इट्स इन प्राकृत. इट्स इन प्राकृत लैंग्वेज, है ना? सेकंड सेज माइनर रॉक एडिक्ट्स इन बिहार आर ओनली फाउंड इन पाटलिपुत्र. यहाँ पे ओनली आ गया. सो यू विल सी कि हाँ मतलब कि ओनली तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जगह बिहार तो ये सेंटर था, पाटलिपुत्र के आसपास वाला इलाका, है ना? तो यहाँ पे ओनली तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया, 2 गलत हो गए. थर्ड सेज द दोली मेजर रॉक एडिक्ट मेक ए मेंशन ऑफ द कलिंगा वॉर. मतलब मेंशन तो करता है, इसका मेंशन करता मतलब एक कॉमन सेंस भी लगाओ ना, मेंशन मेक ए मेंशन. ओके, मेंशन करता होगा, किसको पता है, इसको सही मान के चलो. यहाँ पे फोर्थ इज ना खलसी इन उत्तर प्रदेश इज उत्तराखंड इज ए साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट. यस, नो ये वाला नहीं होगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. यहाँ पे ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन भी है, बट इन माई परस्पेक्टिव ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. ओके, so let's move towards the 35th questions. We are going in a pace, in a speed, so that we can cover the paper in a limited time. Okay, so 35th question says which one of the following statement about the ajivika
कि इज नॉट करेक्ट। आजीविका जैसे कि सेक्ट हुए थे ना, जैसे बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, एक हुआ था चारवका, फिर चारवकास, एक हुआ था आजीविकास, है ना। सो यहाँ पे आजीविकास है, तो आजीविकास के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। सो हियर यहाँ पे देखना कि मतलब कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट चलेगा, है ना। सो पहला है दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। यस, इन्हीं का मतलब यही था ना, ये जैनिज्म ये बना हुआ था विकास, मतलब कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, जिनका यही था कि क्लास पे, कास्ट पे बेसिस पे नहीं करेंगे, है ना। तो ये करेक्ट है ना। सेकंड सेज दे हैड ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैनोनिकल टेक्स्ट। हाँ डेफिनेटली होगा, किसको पता है, अगर कोई ना सेक्ट है तो उसका कैनोनिकल टेक्स्ट तो होगा ही, है ना, प्लस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। थर्ड सेज दे प्रैक्टिस सीवियर एस्टिसिज्म, है ना, ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड। हाँ मतलब कि अगर आप कॉमन सेंस से भी देखोगे तो मतलब कोई ए सेक्ट्स का है ना, अगर थोड़ा भी पता है तो हाँ ये कम ही खाते थे, प्लस है ना जो कहीं सीवियर एस्टिसिज्म पे फोकस करते थे। ओके, फॉर दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैनिज्म अगेंस्ट बुद्धिज्म। क्यों बनाएंगे भाई, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर सेंट्स, है ना। ये बनाया इसलिए था ना कि ये जो मतलब कि वो जो होता है ना वर्ल्डली थिंग्स, इनसे छुटकारा पाने के लिए तो बनाया था, इनसे गेट रीड मतलब कि अब बाहर जाने के लिए तो बनाया था। एंड दे आर स्टिल अलायंस फॉर्मिंग अलायंस, नो दे आर नॉट फॉर्मिंग अलायंस विद द विद जैनिज्म अगेंस्ट बुद्धिज्म। ओके, दे हैव नॉट फाउंड एनी अलायंस। ओके, सो 36 क्वेश्चन सेज स्टीयर अप, जो होता है ना घोड़े पे, अब जब व्हेन यू सिट ऑन द हॉर्स, राइडिंग ऑन द हॉर्स, योर लाइक है ना, यू पुट योर लेग्स इन ए लाइक है ना स्ट्रक्चर मेड बाय आयरन, है ना, जो होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, घुड़सवार जिसमें पैर फंसा के जो बैठता है ना, वो वाला, है ना। सो फर्स्ट सेज द कोर्नाक हॉर्सेस horse sculpture shows a ring steer up. So in like ना 2450 BC के टाइम पे, मतलब ये सी के टाइम पे क्या था, सबसे पहले तो मतलब कि ये है ना कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। तो मतलब राइडर्स होते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। फिर क्या हुआ, एक इन्वेंट हुआ जिसमें कि एक रिंग शेप का ही बना था, है ना, रिंग शेप का स्टीयर था, जिसमें आप सिर्फ अपना टो है ना स्टक कर सकते थे, उसमें अपना अंगूठा फंसा सकते थे, जिससे क्या होता है ना राइडर अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, जो अगर ज़्यादा दूर अगर सेना को जाना है तो सेना ट्रेवल नहीं कर पाती थी। उसके बाद में बना था जो अभी रिसेंट वाला है ना, जिसमें पूरा आप पैर रख के एकदम रेस्ट कर सकते हो, उससे आप कंट्रोल करते हो हॉर्स को। अगर जो हॉर्स राइडिंग जानते हैं दे नो कि दे हैव टू कंट्रोल द हॉर्स विद दैट स्टीयर अप ओनली। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन से ब्रॉड प्रोबेबली वुडन स्टीयर अप अपीयर्स इन खजुराहो स्कल्पचर्स। ओके, सो ये वाला इस टाइम पे था, हाँ इस टाइम पे मतलब खजुराहो स्कल्पचर्स में आपको मिल जाएगा, इसमें वुडन स्टीयर अप है। इसमें मतलब कि डाउट है वैसे तो, यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट कोचिंग से देखा जाए, डिफरेंट स्कॉलर्स से बात की जाए तो यहाँ पे डाउट है इसमें, बट इसको अभी सही मानते हैं, सही मान रहे हैं ना। थर्ड इज द आयरन स्टीयर अप was used in Delhi Sultanate army for the from the 13th century. Yes, definitely यूज हुआ था, जिसके कारण ही तो मुगल्स आर्मी थी, ये दिल्ली सल्तनत वाली आर्मी थी, ये वाली स्ट्रॉन्ग हो पाई थी, क्योंकि दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विद द यूज ऑफ दिस स्टीयर अप्स, है ना। सो 37th question says in the Rigved Samhita use of the terms Isu Krit and Iksukara refers to maker of Iksu is basically I think related to iron, है ना। So here you have to like ना, if you go with then a guess then you can say कि मतलब कि if you have the knowledge about this then you can go with the option A. This is very factual question. ये इक्सु कृत, ये इक्सुकारा, ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं दे रखे, ये they ask from some particular books. So here option A will be correct. If you go with the common sense you can say Ikshukrit and Ikshukara. Ikshu is related to some like ना iron, it's some metal, है ना। सो यहाँ पे इक्सुकारा से कह सकते हैं कि ज़्यादातर ना एरोज यूज़ होती थी ना, और ये डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है। सो कॉन्सेप्ट अगर आप में अगर कॉमन सेंस है तो लगा पाओ, वरना बेटर इसकी चैनल इसको छोड़ के आओ अगर आपको नहीं पता, थोड़ा बहुत भी नहीं, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते ना। 38 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रेफर टू द बो एरो एज ए वेपन ऑफ वॉर इन द एंशिएंट टाइम। अब यहाँ पे आकर थोड़ा इंटरलिंक देखो कि इसने एरो के बारे में पूछा है। अगर आप में कॉमन सेंस होगा, आपने पहले भी देखा होगा कि हमने एक जगह डिस्कस किया था, है ना, सेम कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में रिपीट हुआ था, और जो सेम कॉन्सेप्ट जो अगले में रिपीट हुआ था वही पहले का आंसर था।
तो यहाँ पे अगर आप ये इसको छोड़ के 38 भी पढ़ने जाओ, अगर कॉमन सेंस भी लगाओ थोड़ा बहुत भी, तो इसको कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेफर्स टू द बो एंड एरो एज ए वेपन ऑफ वॉर इन द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइप में किसको एक बो और एरो के रूप में काम में नहीं लेते थे, सरंगा, हाँ इसको लेते थे, ये कुछ पतला सा होता है उसको काम में लेते थे। ये कुंडा था, एक कर्मुका भी था, ये कुंता नहीं था, ये कुंता नहीं था। ऑप्शन बी इस करे, मतलब कि ऑप्शन बी एक एरो नहीं है, और सारे एक मतलब टाइप ऑफ एरोज है ना। 39 question says which of the following what is the military device refers to by the term मंजानिक। मंजानिक इज बेसिकली, आपने सुना होगा ना, जो है ना, आपने बाहुबली 2 मूवी देखा होगा, जिसमें वो है ना, मतलब कि एक पेड़ से मतलब किसी उसको स्ट्रक्चर को फंसा के फिर उससे मतलब कि वो है ना गेट को तोड़ रहे हैं पत्थर फेंक के उसको, है ना। तो वो वाला हो गया ये मंगोल, हाँ मंगोनेल, है ना, मंगोनेल हो गया। ये ऑप्शन है डिवाइस टू थ्रो स्टोन। ओके, पहला क्या है, लोडिंग फील्ड गन्स, नहीं, विद गन पाउडर, नो, प्रिपेयरिंग कैवेलरीज फॉर रैपिड चार्ज, नो। ये हो गया बोल्टिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग गेट्स ऑफ द फोर्ट्स, नो। ये अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे इसको सही। ओके, तो 48 क्वेश्चन सेज इन मिडाइवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिको एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ। मिडाइवल टाइम में क्या होता था ना, इंडिको एक्सट्रैक्शन के बाद में उनका मतलब कि वो होता था, उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको एक टंकियाँ होती थी, है ना, उनमें मतलब कि एक मतलब कि वो लेना मैनुअल लेबर के द्वारा करवाया जाता था। ओके, सो मतलब उनमें एक्सट्रैक्ट मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, है ना। तो क्या होता था ना कि वो जब उसमें थी ना जो टैंक होता था, तो उसमें क्या हो गया, पहले वो जो है ना उसमें कोई कोटिंग नहीं थी, तो वो सारा का सारा मटेरियल है ना, काफ़ी मटेरियल वेस्ट हो जाता था। तो उस पर उसके बाद में क्या होने लगा, उसमें जिप्सम का यूज़ होने लगा। जिप्सम होता है ना प्लास्टर्स वगैरह के लिए, लाइम मोर्टार्स टू मेकिंग द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वेट वाटरप्रूफ। क्या होता था ना, पहले लीक हो जाता था, अब उसमें वाटरप्रूफ करवा दिया तो उसमें वो लीक नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए पढ़ो अभी, मैं हो तो गया पर फिर भी पढ़ लो। यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इंडिको, नहीं इसमें नहीं है ना। सेकंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिकल क्रशिंग टूल फॉर इंडिको स्टेम्स, नो। मतलब कि इम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डिसिल्टिंग डिसिल्टिंग ऑफ इंडिको क्रूसिएबल्स, है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें अगर पता है तो आप इसको करेक्ट कर पाओगे, वरना आप इसको मतलब कि अगर हाँ डी और सी में कंफ्यूजन है और इसमें गलत भी कराएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 देज, क्वेश्चन नंबर 47 सेज हु कंपोज जीना विला ए हिस्ट्री ऑफ द रूलर ऑफ कश्मीर इन द टर्म्स ऑफ जैनुल अबिदीन। ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब ये किसने कंपोज किया था। ओके, सो ऑप्शन सेज बठा वात्रा, ऑप्शन बी सेज जोना राजा, ऑप्शन सी सेज श्रीवारा, ऑप्शन डी सेज वाचास्पति। सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन सी इज श्रीवारा। इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन है ये मतलब पर्टिकुलर बुक से भी नहीं आते। आई थिंक वी हैव मिस समथिंग, लेट मी चेक। हाँ, हमने ये वाला मिस कर दिया, 41 से मिस कर दिया। वी विल डू इन द नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट अब आ ही गए तो करके चले जाते। ओके, सो 41 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन आईएन अकबरी, है ना। आईन अकबरी ये स्कॉलर मतलब कि स्कॉलरली वर्क है, जो मतलब कि आपको मतलब कि इनके बारे में पता चलना चाहिए किसने लिखा था, क्या क्या लिखा था इसमें। इसमें क्या है, इज़ वन ऑफ द इंडियन साइंस प्रिस्क्राइब बाय अकबर बाय द फॉर स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि अकबर के टाइम पे क्या फेमस था, है ना। आयुर्वेदा नहीं, आयुर्वेदा नहीं था। ये क्या था, व्याकरण। व्याकरण का तो कहीं पे हमने पढ़ा ही नहीं है ना। ग्रामर के बारे में तो कहीं पढ़ा है, ग्रंथ के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था। हाँ, ज्योतिष शास्त्र वगैरह, ज्योतिष के बारे में पढ़ा है हमने, क्योंकि वो मतलब कि अकबर भी था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, है ना, ज्योतिषी में, है ना। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो 42nd सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्म्स यूज्ड बाय यूरोपियन इन वॉरफेयर विद इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सेज द फ्लिंट लॉक मस्केट्स कुड वर्क इवन इन द वेट वेदर। ये जो उस टाइम पे जो गन्स होती है, वो जो होती है ना गन वगैरह, है ना, वन शॉट वाली, तो उनमें वो होता है ना कि वो इवन वर्क इन द वेट वेदर, है ना। सो हियर ये कन्फ्यूजन है इसमें। सेकंड सेज द एडिशन ऑफ द बायोनेट मेड मस्केट ए मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन इन द क्लोज कॉम्बैट। मस्केट क्या होता है ना, ये वाली गन होती थी, ये वाली आपने देखा होगा ना। ओके, ये वाली गन होती थी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एडिशनल बायोनेट। यहाँ पे एक वो चाकू सा होता है ना, आपने देखा होगा, है ना, उसमें आपने देखा होगा किसी मूवी में कि वो चाकू घुसा के मार रहे हैं, तो दैट इज द दिस इज द बायोनेट, है ना। ओके,
जो मोर इफेक्टिव बना दिया, हाँ क्लोज कॉम्बैट में मोर इफेक्टिव बना दिया, क्योंकि गन को लोड करोगे उससे अच्छा तो चाकू से मार दो अगर पास में आगे जाए तो, और अगर ना वो बुलेट्स खत्म हो जाए तो चाकू से मार दो। थर्ड सेज द रफ आयरन कैनन बैरल्स वर इजी टू मूव एंड मेन्यू। इजी कहाँ था, रफ आयरन था, मतलब कि आयरन रफ था तो उसमें मतलब कि वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। जिसको पता होगा, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा होगा, रफ आयरन मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा होगा, उसको रफ आयरन के बारे में पता होगा। सो हियर यू विल फाइंड कि ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट। सो यहाँ पे नील वाला भी खत्म हो गया, ऑप्शन सी भी खत्म हो गया, यहाँ पे डाउट है 1 और 2 में। सो मोस्टली पीपल like confuse between that these two's, but for two we can say we have to go with both correct. Option B will be correct, but there is a confusion. If you have confusion, I think in most of the answer keys you will find this confusion, there are differences in the answer key related to this question. Okay, so here we have landed in the 43rd question. Says which one of the following about the grammarian कात्यायना कात्यायना के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। सो ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी टू पाणिनी, नहीं पाणिनी तो कितना हुआ था 250 के आसपास हुआ था, तो आई थिंक हाँ 250 के आसपास हुआ, नहीं पाणिनी का स्टार्ट है ये 500 BC के आसपास हुआ था ना। पतंजलि भी नहीं हुआ था, पतंजलि के भी कॉन्टेम्प्रेरी नहीं था ये। ही बिलोंग टू द पीरियड लेटर देन बोथ, नहीं बोथ के भी नहीं था, ये बीच में था, इनके बीच में गैप था ना, उसी के बीच में था ये कात्यायना, है ना, ग्रामेरियन था ये, इन्हीं के बीच के वाले पीरियड में था इस टाइम पे ना। 44th क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वेदिक गॉडेस इज करेक्ट। सो यहाँ पे था उसाज रिप्रेजेंट फ्रीडम ऑफ फॉर सिकनेस, नहीं ये तो नहीं है। सेकेंड इज अदिति इज द गॉडेस ऑफ डाउन, नो। राका इज गॉडेस ऑफ स्पीच, नो। सो क्या है करेक्ट कौन सा है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। यहाँ पे सिनीवली बेस्टोस चिल्ड्रंस। ओके, सो नाउ योर होमवर्क इज टू रीड अबाउट फर्स्ट A, B, A, C एंड D, है ना, एंड यू हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट द ऑप्शन बी, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनके बारे में, है ना। सो इट्स योर होमवर्क एंड प्लीज डू योर होमवर्क रिलीजियसली, है ना, so that you will get maximum benefit out of these videos. Okay, so 45th question says which one of the following statement about the Buddhist goddess Hariti was converted by the Buddha from the bloodthirsty Yaksi to a benevolent maternal figure. yes ये करेक्ट है। सी वो इज ए फेमाइन personification of wisdom, नहीं ये वाला नहीं है। सी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम राइट ग्रेट फियर, नहीं ये वाला भी गलत है। सी इज ए वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद द डॉन, नो ये वाला भी नहीं है। सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टुवर्ड द 46th क्वेश्चन। 46 says consider the following statement about the literary language apar brahmsa, है ना। So first says it appears in the recognizable form by the 6th century। 6th century के आसपास recognizable language मतलब कि फॉर्म में आया था, ये सही है। जनरल सेंटेंस है, जनरल मतलब कि सेंटेंस है, तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि करेक्ट होगा, मतलब कॉमन सेंस भी से भी जा सकते हो इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी सॉरी स्टेटमेंट से 2 सेड इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर विद द प्राकृत एंड संस्कृत। ये अपार ब्रह्मसा ये इनका रीजनल जो हुआ था ना वर्नाकुलर लैंग्वेज का मिक्सचर था। ओके, सो हियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, let's move toward the 48th question. 47th we have done with the 47th. Let's move toward the 48th question. 48th question says in which one of the following works has Amir Khusro praised the climate of India, its language notably Sanskrit, its art and music and even its animals, है ना। कौन सी बुक थी जिसमें ये इन्होंने प्रेज किया था, तो ये वाली बुक थी ये नूह है सिपियर, है ना। सो नाउ योर होमवर्क इज टू रीड अबाउट दिस एंड दिस। आपको इन चारों के बारे में पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है ना, क्योंकि ये CAPF में और CDS की जो एग्जाम्स है ना उसमें अपीयर हो सकते हैं। ये नेक्स्ट वाला एग्जाम आ रहा है, इनमें डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस आएगा एंड आई विल गारंटी यू दैट यू विल फाइंड 5 to 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस पेपर इन योर अपकमिंग CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 पेपर। डायरेक्टली आएंगे, है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये विद एक्सपीरियंस एंड विद विद द एल्गोरिथम ऑफ द UPSC pattern. Okay, so 49th question says which one of the following works was written in the early 18th century by Bengali poet Rameshwar
भट्टाचार्य, रामेश्वर भट्टाचार्य के द्वारा अर्ली टाइम में कौन सा लिखा गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, यू कांट गेस दिस टाइप ऑफ थिंग। सो यहाँ पे इफ यू हैव नॉलेज देन यू कैन जस्ट टिक द शिवसान कीर्तन, है ना। सो नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड अबाउट ऑल द फोर, है ना। Okay, if we will discuss about all the four, the video will go to 1 hour, that you will not be interested in watching, because here we are not to teach you, here we are to teach you, not to teach you the concepts and the fact. Here we are teach you to how to approach the paper. If you don't know, then you have to skip that question. This paper, the serious paper, is an example that what type of questions you have to leave in your examination. क्योंकि ये होता है ना कि हम छोड़ना नहीं जानते पेपर को, है ना, हम सोचते हैं ये भी कर ले, इसमें भी तुक्का लगा दे, बट दिस पेपर shows us that we have to have the concept of leaving the questions, है ना, if you don't know. So 50th question says, which one of the following present day territory was outside the limits of Ashoka Empire? अशोका एम्पायर से के मतलब कि प्रेजेंट डे टेरिटरीज अब कौन सी है जो अशोका के एम्पायर का पार्ट नहीं थी। फर्स्ट इज कश्मीर वैली थी, नॉर्थ बंगाल वाला पार्ट भी था, बलूचिस्तान तक था इनका इन्फ्लुएंस, बट इनका इन्फ्लुएंस ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ आसाम में नहीं था। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यू हैव टू लाइक ना, यू कैन फाइंड द मैप, अशोका की टेरिटरी का आपको मैप मिल जाएगा, यू हैव टू फाइंड दैट मैप एंड यू हैव टू सर्च फॉर दैट। ओके, सो 51st क्वेश्चन से आइसोबार्स इज एलिमेंट्स हैव सेम, आइसोबार्स यानी बार यानी मतलब कि आपको इसको मतलब कि मास से कनेक्ट कर सकते हो। सो हियर द सो एटॉमिक नंबर, फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, नो दे आर सेम, आइसो मतलब कि हैव सेम, ये तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ये तो आई थिंक एटॉमिक नंबर से आइसोटोप हो गया ना, ये तो आइसोटोप्स हो गए, है ना। ओके, आइसोटोप्स 1H1 ये 1H2 ये आइसोटोप्स हो गए ना। ओके, सो सेकेंड इज मास नंबर्स, जिनका मास नंबर सेम होता है ना, जैसे आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द सो रिकॉल द एग्जाम्पल, बट हाँ मास नंबर होगा इसका आइसोबार्स का। अगर आइसोटोप होता तो एटॉमिक नंबर हो जाता, बट यहाँ पे है तो यहाँ पे ये है ना आइसोबार है तो मास नंबर हो जाएगा। ओके, ये 1H1 1H2 1H3 वाला है ना, ये वाला एटॉमिक नंबर्स का हो जाएगा एग्जाम्पल। तो 52nd क्वेश्चन सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यस, दिस वाज द ड्रॉबैक, है ना, ये वाला तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया था ना, ये तो ड्रॉबैक रह गया था कि रदरफोर्ड ने समझाया था, फिर बोला कि फिर उनको जब काउंटर किया गया तो क्योंकि ये है ना अंदर गिरता क्यों नहीं है ना, इसको स्टेबिलिटी कहाँ है, ये तो गिर जाएगा फिर धीरे धीरे सेंटर की तरफ, तो यही तो हो गया ना, ये स्टेबिलिटी वाला ही तो है। फिर तो फिर यहाँ पे अगर बी को भी पढ़े तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम, नहीं ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया था इन्होंने, है ना। एंड एटम सेंटर में एटम होता है ना, सॉरी न्यूक्लियर होता है ना, तभी तो वो अंदर जाता है। ओके, सो थर्ड इज कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये भी बता ही दिया था। एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये बताया था उन्होंने, है ना। सो 53rd क्वेश्चन सेज, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 11 द करेक्ट नंबर सिंबल एंड वैलेंसी। सो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो सोडियम के साथ, इफ यू डोंट नो देन एलिमेंट का नंबर कितना है, 11 हो गया। 11 हो गया तो हमें पता है कि फर्स्ट में 2 भरा जाएगा, सेकंड में 8 भरा जाएगा, तो वैलेंसी कितनी बचेगी, वैलेंसी बचेगी 1 बचेगी, है ना। अब यहाँ पे देखो वैलेंसी 1 किस में है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। फर्स्ट में आप लिथियम अगर आपको पता होगा तो लिथियम 3rd नंबर पे आता है ना, हाइड्रोजन बाद में हीलियम बाद में लिथियम आता है, लिथियम आएगा 3rd नंबर पे, तो यहाँ पे लिथियम तो नहीं होगा सोडियम। ओके, सो इतना तो आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग विद दिस एग्जामिनेशन। ओके, हियर 54th क्वेश्चन सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है CO2 जो फिज होती है ना, फिज मतलब कि इनमें कोल्ड ड्रिंक्स में वो CO2 के कारण ही होती है। अगर CO2 उसमें निकल जाए तो बाद में टेस्ट खराब हो जाता है ना, वो CO2 के कारण ही टेस्ट बना रहता है उसका, ना। एंड 55th क्वेश्चन सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा इनमें से, है ना। ये तो हो गया एलिमेंट हो गया, टिन भी ये एलिमेंट हो, मतलब कि ये मतलब कि ये हो गया, वो ये भी नहीं है, ये भी कंपाउंड तो नहीं है। शुगर सॉल्यूशन ये मिक्सचर हो गया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला हो गया कंपाउंड हो गया, है ना। ओके, so 56th question is, okay, Rutherford's alpha particle scattering experiment on gold foil is responsible for discovery of गोल्ड फॉइल का जो अल्फा पार्टिकल्स था ना उसमें क्या हुआ था, है ना, क्योंकि कब ये गोल्ड फॉइल हो गई यहाँ से, मतलब कि जब वो हीलियम मतलब ना
हीलियम्स की वही थी, है ना, अल्फा पार्टिकल्स की, है ना। तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी थे, वो ऐसे चले गए थे, काफ़ी ऐसे चले गए थे, बट सेंटर में एक था जो वापस 180 डिग्री पे घूम पे वापस आ गया था। तो यहाँ पे हुआ था कि हाँ, सेंटर में जब रदरफोर्ड मतलब कि उसने रदरफोर्ड ने बोला था कि सेंटर में यहाँ पे एक है ना वो मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम का है ना न्यूक्लियस है ना, जो कि है ना, तो उसमें हो गया ना, डिस्कवरी हो गई इसकी न्यूक्लियस की। ओके, सो इस प्रकार डिस्कवरी हो गई न्यूक्लियस की। ओके, 57th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलोइड। मेटलोइड कौन सा है यहाँ पे? सो हियर शुगर भी नहीं है, शुगर तो नहीं है, आयोडीन मेटल हो गया, कोक कुछ नहीं है, जर्मेनियम हो गया, मेटलोइड हो गया। ओके, सो 58th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय द डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी में मतलब कि कौन सा एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये वाला एक्सप्लेन हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये वाला भी हो रहा है, और ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये वाला भी हो रहा है, पर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम ये वाला नहीं हो रहा है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जॉन डोल्टन। ओके, सो here 59th question says which one of the following contains all है ना Lewis acid कौन सा है इनमें से, है ना। सो हियर इफ यू रिमेंबर लाइक है ना, इफ यू नो देन यू कैन गो विद ऑप्शन ए, इफ यू डोंट नो देन यू कैन skip this question, and this was I think repeated from the CAPF पेपर, और आई एम नॉट श्योर मे बी शायद जियो साइंटिस्ट के पेपर से रिपीट हुआ था, बट हियर रिपीट हुआ था डायरेक्ट इस एग्जाम में, है ना। तो हियर अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपके लिए ईजी होगा, वरना आप फंस जाओगे इसमें, है ना। सो 60th question says number of electrons present in the species H2 plus, है ना, हाइड्रोजन प्लस हीलियम हाइड्रोजन O2 प्लस। सो यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि ये डोनर है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 1 रुपया दे दिया किसी को, तो आपके पास, आप तो मतलब दाता हुए ना, आप तो आपने पुण्य कर दिया, तो आपके पास पॉजिटिव हो गया, है ना। बट आपके पास है ना अब बचे कितने, है ना, आपके पास 10 थे, एक आपने दे दिया, तो आपके पास नहीं, आपके पास 11 थे टोटल, है ना, आपने एक दे दिया, है ना, तो फिर यहाँ पे एक हो गया, बट प्लस आपकी यहाँ पे ये प्लस लग गया कि हाँ इन्होंने ना डोनेट किया है ना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में कितना होता है ना, H2 दे रखा है, H2 में कितना होगा, तो है ना 2 होगा, है ना, H2 है तो इसमें कितना होगा, 2 होगा। ओके, H2 में 2 होगा, प्लस प्लस लगा है ना, प्लस यानी कि 2 में से एक दे दिया उनको, है ना, तो बचा कितना, 1 होगा। तो यहाँ पे ए या बी में से ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पे देखो हीलियम, है ना, हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है और मतलब कि इसका 2 होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में दे रखा है हाइड्रोजन। ओके, थर्ड वाले में क्या दे रखा है ना, ये H2 दे रखा है। इसमें पहले वाले में H2 में पॉजिटिव था तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो we are done with the 60 question of this paper, like now with the half of the paper we are done, and now the half paper will be discussed in next 2 episodes. So I hope you enjoy the video, and also you may learn something related to the approaches that I used in this paper. I will suggest you that try to use these equations, sorry, these tips and tricks and advices in your practice papers. I don't want you to go with the mock test from any coaching. I want you to just follow the previous year papers, उनमें लगाओ ये ट्रिक, उनमें लगेगी, न कि आपके कोचिंग्स में, है ना। एंड आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके PYQs लगाओ, एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आई विल सजेस्ट यू कि जो CAPF का पेपर हमने डिस्कस किया था, है ना, वो वाला कंप्लीट कर लो, है ना। प्लस अभी फेब में हुआ था एक जियो साइंटिस्ट वाला पेपर हुआ था, है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये CDS में भी रिपीट हुए थे, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। अभी ये है ना CDS वाला पेपर कर रहे हैं हम, सो इस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना। दैट विल बेनिफिट यू ए लॉट इन योर एग्जामिनेशन। So for today that's enough, and I hope like na you enjoy this class and you learn something. Okay, so have a good day, bye.